घटना की कहानी लेकर आया हूं जो हद से ज्यादा अविश्वसनीय और डरावनी है। यह घटना अरुण नाम के लड़के के साथ घटी थी। अरुण नागपुर में रहता था। इसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक चीज की कमी थी प्यार की, परिवार की। सही सुना आप लोगों ने, ना ही प्यार था इसकी लाइफ में और ना ही परिवार। इसके माता पिता की मृत्यु जब ये कम उम्र का था काफी तभी हो गई थी। इसके मामा जी ने इसको पाले थे। फिर मामा जी की भी मृत्यु हो गई थी जब 19 साल का हुआ तो। मामी जी सब छोड़ छाड़ के अपने मायके में चली गई थी। इन शॉर्ट इसके सर के ऊपर जब तक ये 19-20 साल का हुआ किसी का भी हाथ नहीं था। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि मृत्यु से पहले मामा जी ने इसके कॉलेज में एडमिशन करवा दिए थे। इसी वजह से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था और नागपुर के बाद वो पुणे में सेटल्ड हो गया था। पुणे में सेटल्ड होके एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करने लगा था। एक कमरा रेंट पर लेके रखा था। एक सोसाइटी, एक बिल्डिंग का कमरा था। आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा मिलनसार नहीं था, लेकिन उसके फ्लैट के बिल्कुल अपोजिट में एक बुढ़े अंकल जी का फ्लैट था। वो भी अकेले रहा करते थे। उनकी भी उम्र यही कोई रही होगी, समझ लो 70-75 साल के आसपास। एक वो होता है ना, तुम भी अकेले हम भी अकेले, बातचीत कर लेते मजा आ रहा है, वैसी वाली सिचुएशन दोनों की थी। तो कभी बाहर ऐसे सोसाइटी के नीचे मिल गए, हेलो अंकल कैसे हो, हेलो बेटा कैसे हो, इतनी वाली बातचीत थी। कभी कभी अंकल जी बातचीत में से थोड़ा आगे निकल जाया करते थे। बातों बातों में इससे कह देते थे कि बेटा जल्दी शादी कर लो, उम्र निकली जा रही है अब तुम्हारी भी। शादी करके पत्नी घर पर ले आओगे तो लाइफ अच्छी चलेगी। कब तक अपने हाथों का बना हुआ रूखा सूखा खाना खाते रहोगे? कोई पत्नी आएगी तो प्यार से उठाएगी, चाय पानी नाश्ता खाना सब करा के तुमको ऑफिस भेजा करेगी। और अगर नौकरी चाकरी वाली भी मिल गई तो क्या प्रॉब्लम है यार, अच्छा है, तुम भी जाना वो भी जाएगी, फिर घर पे लौट के मस्त टाइम पास करना, बातें करना। अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है, हमसे पूछो ना। एक टाइम पर बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी की। जब से अंकल जी ने उसको ये बार बार टोकना शुरू किए थे ना, तो ये भी सोचने लगा था कि हाँ यार, जिंदगी में अकेलापन भी बहुत चुभता है। अंकल जी तो 70-75 साल के हैं, अभी ऐसी बातें कर रहे, साला मुझे ही चुभता है अभी भी। अभी तो मैं ढंग से 30 साल का भी नहीं हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत कमी है। ढूंढता हूँ। उसके ऑफिस में एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी। उससे ये बहुत मतलब इंटरेक्शन करने की कोशिश करता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी। एक दिन मौका पाके, न्यू ईयर की पार्टी थी ऑफिस में, वो अपनी उस लड़की को प्रपोज कर देता है। प्रपोज करते से ही वो लड़की ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसी ऑफिस में था, किसी दूसरे उस पर डिपार्टमेंट में था। उसे अब पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया एक लड़के ने। वो अपने अरुण के पास आता है और भरी ऑफिस में सभी के सामने उसको 2 चमाटे बहुत बुरी तरीके से जड़ देता है। वो ज़्यादा किसी से डरता नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी सी ऊंची वाली पोस्ट में था। उसको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती फील होती है। अरुण सभी के सामने ऑफिस में रोता है और रोते रोते घर चले जाता है। आने वाले लगभग 1 हफ्तों तक वो अपने ऑफिस नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अरुण को बेचारे को नहीं मालूम था कि जिस लड़की को वो प्रपोज कर रहा है वो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड रखी हुई है अपना। उसको पता रहता तो वो प्रपोज कभी नहीं किया रहता, क्योंकि वो लाइफ में, देखो कोई भी लड़का ऐसा फिर लाइफ में हो ही नहीं सकता, कोई गलत हो ही नहीं सकता। पता है, अगर किसी के सर पे माँ बाप का हाथ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, और वो अपने अकेले के दम पे अपना पढ़ा लिखा है, फिर अपने अकेले के दम पे वो नौकरी कर रहा है, किसी शहर में रह रहा है, वो इंसान गलत नहीं हो सकता। मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसे किस्से सामने आते होंगे कि ऐसे इंसान भी गलत निकलते हैं। नहीं तो ऐसे इंसान ना बहुत ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, कमज़ोर दिल के भी हो जाते हैं, बहुत ही मासूमियत उनके अंदर होती है। और इसके अंदर वही वाली मासूमियत थी बेचारे के अंदर। जब इतनी बड़ी बेइज्जती हुई थी ना, तो ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसी से कैसे आंखें मिलाऊं। ऑफिस जाना बंद कर दिया था। 1 हफ्ते बाद उसका कोई सीनियर खुद उसके घर पर आया था, बोला था कि तू चल अभी ऑफिस। वो ऑफिस जाता है और लिटरली किसी के सामने नज़रें उठाकर वो देख भी नहीं पाता था। उससे बात करने की लोग कोशिश करते थे, वो किसी से भी कोई रिस्पॉन्स से ढंग से जवाब ही नहीं देता था, बस हूँ हाँ। और कोई लड़की उसके पास बात करने आ जाए ना,
तो घबरा कर रोने जैसा हो जाता था और वहाँ से भाग जाता था। मतलब वो बेइज्जती उसके सर पर चढ़ गई थी और उस मतलब बुरी सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूँ उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब सभी लोग ऑफिस के ये समझ गए थे कि ये एकदम एक अलग ही लेवल के ट्रॉमा में चले गए और ये अब ऐसे ही रहेगा। तो ऑफिस के लोगों ने भी इससे बातचीत करना लगभग बंदी कर दिए थे। सीनियर लोगों को कुछ काम देना होता था तो इसके पास जाते थे, फाइल पकड़ा दिए, बता दिए, इसके जवाब का भी वेट नहीं करते थे, चले जाते थे। वो काम वाम तो सब कर ही देता था अपना। एक दिन की बात है, ऐसा ही परेशान, हताश और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदल चुका अरुण अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी बिल्डिंग के बिल्कुल थोड़ी आगे ही वाले बस स्टॉप में एक बस का इंतज़ार कर रहा था। रोज़ वाली बस इसको आज नहीं मिली थी किसी वजह से, शायद इसकी लेट नींद खुली थी तो वो डेली जिस बस से जाता था ना वाली बस छूट गई थी, तो अभी एक दूसरी बस का इंतज़ार कर रहा था। जनरली जिस बस से ये चढ़ता था उस बस से और भी कुछ लोग चढ़ते थे, लेकिन आज ये जो नेक्स्ट वाली बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप में खड़ा हुआ है ना, उस बस स्टॉप में कोई और है ही नहीं, बस भी नहीं आ रही है। इसका दिमाग खराब, सोचता है कि यार बहुत लेट हो गया, ऑटो से ही निकल जाता हूँ। कितने में इसको पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। ये पीछे पलटकर देखता है तो बहुत प्यारी लड़की, लिटरली ऑफिस में जिस लड़की को प्रपोज किया था वो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखाई दे रही थी। एकदम डरा, बहुत ज़ोर से डर गया ये, मतलब घबराया हुआ, बोलता है क्या है, बोलो जल्दी, मुझे जाना है, मेरी ऑटो का टाइम हो रहा है। वो बोलती है अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहती हूँ कि ये बस रोज़ इतना लेट होती है कि आज कुछ स्पेशल है। बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं जा रहा हूँ। लड़की कहती है कि अरे अरे रुकिए, अगर आप भी उसी तरफ जा रही जिस तरफ मैं जा रही हूँ तो हम दोनों सेम ऑटो से जाएंगे तो किराया थोड़ा बराबर बराबर का हो जाएगा। ये बोलता है हाँ बात तो सही है, ठीक है। पता नहीं इसके मुंह से आज ठीक है कैसे निकल गया। इसने ओके बोल दिया और इतने में एक ऑटो आ गई। ऑटो को हाथ दिखाया, ऑटो में बैठ के ये दोनों अपनी लोकेशन की तरफ निकल गए। लड़की ने बोली कि आपका ऑफिस कहाँ है, घबराते हुए बोलती है इधर है। तो बोलती है अच्छा मेरा भी तो उसी तरफ है। बस ये पहली इंटरेक्शन थी। इसके बाद से वो जब भी अपने ऑफिस के लिए अपनी बस में चढ़ता अगले दिन से, वो लड़की उसी बस स्टैंड में इसको मिलती और इसके साथ ही बस में चढ़ा करती। जनरली ये होता था कि इसको बैठने की सीट नहीं मिलती थी, ये खड़े खड़े ही जाता था, तो वो लड़की भी खड़ी होती थी ना तो बिल्कुल इसके बाजू में ही खड़ी हो रही है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ये लड़की इसके इतना पीछे क्यों पड़ गई है। मतलब समझ में आ रहा था कि वो लड़की इसको आगे से भाव दे रही है। धीरे धीरे करके इसके मन में भी उस लड़की के लिए थोड़ी जगह बन गई। उस लड़की का नाम था रेखा। इसने सोचा कि ठीक है, अगर रेखा मुझे पसंद करती है तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। और किस्मत से ये हुआ कि इसने ये सोचा है, रेखा ने इसको आगे से प्रपोज करी। और कोई नॉर्मल प्रपोजल नहीं बल्कि ये शादी का प्रपोजल था। इसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। जब से रेखा इसकी ज़िंदगी में आई थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा फील कर रहा था। इसके हाव भाव वापस से पहले के जैसे होने लगे थे। ऑफिस के लोगों से भी ये थोड़ा रिस्पॉन्स दे के बात करने लगा था। इतने दिनों से अपने सामने वाले फ्लैट के बुढ़े अंकल से बातचीत बंद कर दिया था, अभी वापस से हेलो हाय शुरू कर दिया था। मतलब ये बैक टू नॉर्मल हो गया। जिस दिन इसको उस रेखा ने प्रपोज करी, उसी रात को ये सोचने लगा कि हाँ यार, रेखा जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, मुझे समझ में आया कि वो मुझसे प्यार करती है। तब से मैं बहुत ही हल्का और बहुत ही नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मतलब ये जानबूझकर नहीं है, बस ये अपने आप है। तो अगर मैं रेखा से शादी कर लेता हूँ, जो कि उसी ने प्रपोज करी है, अभी तो मेरा कुछ नहीं, शादी कर लेता हूँ तो मैं तो बढ़िया हो जाऊँगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा उसने सोचा ही है। और बस रेखा से अगले दिन मिलता है और कह देता है कि हम शादी करेंगे और मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, शादी हम अगले रविवार को ही करेंगे। रेखा बहुत खुश हो जाती है। एक कोइंसिडेंस की बात मैंने आपको बताया नहीं, रेखा की ज़िंदगी में भी कोई नहीं था। उसके माता पिताओं की भी मृत्यु हो चुकी थी। उसके जितने भी परिवार वाले थे बाकी के, वो गांव में रहते थे और उनको रेखा से कोई मतलब नहीं था। रेखा एक ऐसे घर में रहती थी, मतलब एक पीजी में रहती थी जहाँ पे 3-4 लड़कियाँ और थी। इसलिए रेखा कभी भी
अरुण को अपने घर की तरफ नहीं बुला सकती थी और बुलाती भी नहीं थी। और अरुण भी वैसा नहीं था। अरुण ने जस्ट उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसको बोल दिया था कि संडे को ही हम शादी कर रहे हैं, मंदिर में जाके करेंगे। उसने बोली थी कि नहीं, मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ, मंदिर में नहीं करेंगे, तुम बस। और कोर्ट मैरिज वगैरह, मतलब मुझे ना ये सारी चीज़ों की उसमें पढ़ना ही नहीं है। मुझे सिर्फ तुम ना प्यार से आके मेरी मांग भर दो, तुमको जो पसंद है वो साड़ी मेरे लिए लेके आ जाओ, हम शादी कर लेंगे, तुम्हारी और मेरी शादी हो गई, समझ लो, मैं तुम्हारे घर पर रहने लगूंगी। मेरे लिए मांग भरना, सिंदूर और साड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस दुनिया में किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बस तुम्हारे ऊपर करती हूँ। इसको तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो यार पैसे बचेंगे। अभी क्या था ना कि कुछ टाइम से इसका परफॉर्मेंस ख़राब था ना, तो इसकी सैलरी में बहुत कट डाउन हो रहा था, ऑफिस भी ढंग से जा नहीं रहा था ना ये, तो पैसों को भी थोड़ा ये बचाने लगा था। वैसे तो अच्छा खासा पैसा था, लेकिन ये बदल गया था। ये मैंने आपको बोला ना, इसको एक ट्रॉमा पड़ा था, और जब इंसान के दिमाग में ट्रॉमा आता है ना, तो उसके बहुत सारे बिहेवियरल चेंज आते हैं। तो इसके ये वाले बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। इसके अंदर ना जाने क्यों कंजूसी आ गई थी। ये पैसे वैसे भी नहीं खर्च करता था, मतलब ये एकदम स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला हो चुका था, जो कि अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, वो बात अलग है। लेकिन जब इसने ये बात बोली कि हमें ना ही कोई कोर्ट मैरिज करना है और ना ही कोई मंदिर में मैरिज करना है, तुम मेरी बस मांग भर दो, सिंदूर डाल दो, साड़ी दे दो अच्छी वाली, मैं तुम्हारी पत्नी, तो ये बहुत खुश हुआ। और रविवार के दिन उससे वो मिला एक पार्क में, और उसके सामने दिया, उसका मांग भरा, बोला चलो घर, हाथ पकड़ के लेके आ गया घर। आज वो इतना अच्छा फील कर रहा था कि उसे ज़िंदगी में याद ही नहीं कि मैं इतना खुश कब था। उसको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ शायद जब मेरे मम्मी पापा थे तब मुझे इतनी खुशी हुई थी, एक दिन कभी तो हुई होगी, और उसके बाद आज हो रही है। इसको बहुत रिलीफ फील हुआ। अभी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और ऑफिस में ये पहले से भी ज़्यादा खुशमिजाज व्यक्ति बन गया। अब एक दिन इसके एक ऑफिस के ही लड़के ने इससे पूछा कि भाई क्या हो गया, तू आजकल इतना खिला खिला क्यों रहता है? तो इसने बोला, अरे भाई जिसकी पत्नी हो जाती है वो तो खिला खिला ही रहेगा ना, अभी पत्नी के हाथों का खाना खाता हूँ सब। बोलते तूने शादी कर लिया और बताया भी नहीं? बोलता अरे हाँ बस वो अर्जेंट में हो गया, बताऊँगा कभी, आना तू भी घर। ऐसा बोल दिया अपने दोस्त को, आना तू भी घर। और फिर अपने घर जाता है और पत्नी को बताता है, अरे मेरा दोस्त है उदित नाम का, वो अपने घर आने वाला है यार तुमसे मिलने के लिए। तो उसकी पत्नी भड़क जाती है, बोलती है मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मैंने तुमसे बोली थी ना कि मैं ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ, नहीं मानती हूँ। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारा विश्वास इम्पोर्टेंट है। तुम क्या दोस्ती उस्ती पाल रहे हो यार, मना कर देना कल, मैं नहीं जाऊँगी, किसी से भी नहीं मिलूँगी, मैं घर से भी बाहर नहीं निकलूँगी, बस बात ख़त्म। बहुत गंदी लड़ाई कर लेती है। ये बोलता है अच्छा रिलैक्स यार, तुम गुस्सा मत करो, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मैं उसको मना कर दूंगा। ये जाके अपने दोस्त को बोल देता है, भाई क्या हो रहा है ना कि मेरी पत्नी ना थोड़ा मायके जाने की है, तो वो जब आएगी तो मैं तुझे बताऊंगा, तो अभी कैंसिल कर दे। वो बोलता है कोई बात नहीं, हमें भारी पार्टी दे देना। तो अपने दोस्त को भारी पार्टी दे देता है। फिर एक दिन घर पर जाता है पार्टी शार्टी करके, पत्नी से कहता है कि तुम भी पार्टी करोगी क्या? पत्नी बोलती है करूँगी लेकिन बाहर नहीं। बोलता है बाहर क्यों नहीं? जवाब में कहती है कि बाहर जाऊँगी तो मेरा बीपी ऊपर नीचे होने लगेगा, मुझे घबराहट होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर ही रहूँगी। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, मुझे भी होती है। मैं घर से बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाता हूँ, निकल रहा होता हूँ तो एकदम ऐसी सांस चढ़ने लगती है, पता नहीं क्यों है, लेकिन इतने लेवल का नहीं है जितने लेवल का रेखा को था। मैं निकलता हूँ, थोड़ा डर जाऊँगा लेकिन निकलूँगा, लेकिन रेखा का तो ऐसा था कि उसके पसीने छूटने लगेंगे घर से बाहर निकलने से। ये तो कुछ होता होगा, कुछ तो भी ये फोबिया होगा जो बहुत सारे लोगों को होता है, जिया को भी थोड़ा सा है। हाँ तो खैर रेखा का ये वाला सीन था। अब शादी के इसको लगभग 1 आध महीने हो चुके हैं। रेखा ना ही घर से बाहर निकलती है अपनी घबराहट के मारे, और ना ही किसी से मिलती जुलती है। ठीक है, इसने भी उसी तरीके से रेखा को एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी अजीब है लेकिन एक्सेप्ट किया है। एक दिन की बात है, ये नीचे गया हुआ था कोई सामान लेने के लिए, तो सामने फ्लैट वाले अंकल जी क्रॉस करते हैं, और बेटा कैसे हो? अच्छे लग रहे हो भाई, फिट फाट लग रहे हो। ये बोलता अरे हाँ अंकल शादी हो गई ना। अंकल जी शॉक्ड, बोले बेटा तुम्हारी शादी हो गई, हमको बताया नहीं यार, मतलब तुमने तो बैचलर पने का अपना ग्रुप तोड़ दियो। बोलता है अरे अंकल बस ऐसा अर्जेंट में हो गया था, कभी बताएंगे, आपको बताएंगे। तो बोलता है बिल्कुल बताना,
बूढ़ा अंकल बोलता है बिल्कुल बताना, और बहू को घर पर लेकर आना। एक दिन हमारे घर का खाना खाओ, हमारी बाई बहुत टेस्टी खाना बनाती है, एक दिन बहू के हाथों को भी आराम दो। ये बोलता है अंकल नहीं, मैं आपकी बहू को आपके घर लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऐसी ऐसी है। अपनी पत्नी के बारे में, रेखा के बारे में अंकल जी को पूरी बात बताता है एक बेंच में बैठ के सोसाइटी के नीचे। अंकल जी बोलते तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गलत बात है। अगर वो ऐसी ही रहेगी तो मैं उम्र के तजुर्बे से बता रहा हूँ, आगे चल के उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है, उसके दिमाग में होने लगता है कुछ ना कुछ लोचा भाई। उसकी लाइफ टाइम भी, लाइफ ड्यूरेशन जो एज होती है वो भी कम हो जाती है। तुम अपनी पत्नी को थोड़ा नॉर्मल बनाने की कोशिश करो, डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ सकता है फ्यूचर में। नॉर्मल बनाने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, अपनी पत्नी को कहीं घूमने उमने लेके जाओ, थोड़ी खुली जगह पर, कोई हिल स्टेशन वगैरह लेकर जाओ, तो वो भी अच्छा फील करेगी। ये सोचता है हाँ यार, अगर मेरी पत्नी रेखा को यहाँ पर लोगों से मिलने जुलने में घबराहट होती है, बड़ा शहर है, भीड़ भाड़ है, मैं अपनी पत्नी को अगर कोई खुली जगह लेकर जाता हूँ, कोई हिल स्टेशन लेकर जाता हूँ, तो उसको मज़ा आएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये करता हूँ मैं बात। जाता है, अपनी पत्नी को कहता है कि घूमने के लिए चलोगी क्या हिल स्टेशन। मैं पुणे में घूमने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं, लोगों से इंटरेक्शन करने नहीं बोल रहा हूँ, किसी हिल स्टेशन जाएंगे, एक रिजॉर्ट को बुक करेंगे, वहाँ पे कुछ दिन का स्टेकेशन करेंगे, मज़ा आएगा, एक हनीमून जैसा हो जाएगा। ये जब सुनती है कि किसी खुली जगह में और किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो हाँ बोल देती है। बस ये खुश, तुरंत टिकट्स बुक किया, होटल बुक किया, पे लेटर वाला होटल बुक किया, और पहुंच गए अपने डिसाइड की हुई डेट पे अपना मनाली। मनाली पहुंचते हैं, वहाँ पे जो रिज़ॉर्ट इसने बुक किया था, उस रिज़ॉर्ट का एक लफड़ा हो गया कि वो रिज़ॉर्ट जब ये पहुँचे ना तो अवेलेबल नहीं रहा। उसने बोल दिया सर सॉरी, अर्जेंट बुकिंग आ गई थी, बड़ी बुकिंग थी, तो सच बता रहा हूँ हम अवेलेबल नहीं करा पाए, और वैसे भी पे लेटर वाले सिस्टम में एक दिन पहले पे करना पड़ता है, आपने पैसे पे नहीं किए हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने दे दिए, हमारे पास ग्राहक आए। तो इसने थोड़ा ग्राहकों से बहस किया, वहाँ से निकला। अब बाहर कोई जैसे रहते हैं ना गाइड वगैरह, गाइड से बात करता है, गाइड बोलता है कि ठीक है भाई, ऐसे तो तुमको कहीं नहीं मिलेगा, चलो मैं तुमको एक रिज़ॉर्ट दिलाता हूँ, बढ़िया वाला रिज़ॉर्ट, अपने सिटी सेंटर से थोड़ा आगे की तरफ है, चलेगा क्या। ये बोलता है भाई चलेगा, अरे मेरी हालत नहीं बची है कि अपनी पत्नी को लेके घूमूं इधर उधर, तुम मुझे दिला दो। ये बोलता है ठीक है भाई। गाइड इनको एकदम आउटर इलाके के एक रिज़ॉर्ट में लेकर जाता है, और जब इनका पूरा सब चेक इन वगैरह हो जाता है, तब जाकर गाइड इससे कहता है कि भाई एक बात बता रहा हूँ, ये रिज़ॉर्ट ले तो लिए हो, लेकिन रात होने के बाद, यानी 11 बजे के बाद समझ लो, प्रॉपर आधी रात होने के बाद इस होटल से, इस रिज़ॉर्ट से बाहर मत निकलना, कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। ऐसा बोल के गाइड जाने लगा। ये बोलता है अरे भाई क्या हो गया, बताओ तो, पूरी तो बात बताओ। और गाइड ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसने चेक इन कर लिया था। गाइड की अपनी कमीशन बन गई, जेब में डाला कमीशन और निकल गया गाइड। टूरिस्टिक प्लेस में ऐसा होता है, ठीक है, गाइड के कोई गलत इंटेंशन नहीं थे, इनको भी होटल चाहिए था, गाइड को भी कमीशन चाहिए थी, उसने होटल दिलाया, कमीशन मिल गई, ठीक है, ये सब लोग करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। वो गाइड चला गया। ये सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों, चलो कोई नहीं, समाना मन जमाते हैं। अब पत्नी के साथ रूम में बैठ के डिस्कस कर रहा है, भाई हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। पत्नी बताती मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हूँ दुनियादारी में, तुम ही बताओगे, तुम ही ले जाओगे कल, आज कहीं नहीं जा रही मैं। चलो ठीक है भाई। अब ये बोलता है टाइम कितना हो गया, खाना ऑर्डर देखता है 3:17 घड़ी रुकी हुई है। बोलता है घड़ी रुकी हुई है, मोबाइल में देखते हैं, हाँ इतना टाइम हो गया है, खाना वाना, बोले खाना वाना आया है, खाना खाए हैं, और फिर ये सो गए। लगभग रात में 3:17 में किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये उठता है, अरे कौन है। ये दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगता है कि पत्नी रोकती है, अरे रुको, वो उसने मना किया था ना गाइड ने कि दरवाज़ा मत खोलना, रात में, आधी रात में कोई खटखटाए तो, तुम खोलने के लिए क्यों जा रहे हो। ये बोलता है कि अरे यार कुछ नहीं है, फालतू बातें करते हैं ऐसे लोग, बड़े बड़े शहरों में ऐसी अफवाहें फैल जाती है, रुको मैं देखता हूँ कौन है। जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो क्या पाता है कि दरवाजे के बिल्कुल बाहर, ये रिज़ॉर्ट है ना एक, इनके रिज़ॉर्ट के बिल्कुल बाहर एक औरत बैठी हुई है, अजीब से ऐसी कुकुड़ के बैठी हुई है ठंड में।
ऐसा ऐसा मतलब उसको बहुत ठंड लग रही है, उसके मुंह से हवा हवा भी निकल रही है और एकदम सफ़ेद है। हाँ, उसकी आंखें भी एकदम सफ़ेद, ऐसी पिच वाइट जैसी। ये कुछ सेकंड के लिए देख के ऐसा हुआ और इसे कहा कि आप शायद गलत पते पर आ गई है, ये नहीं है आपका कमरा, आप जाइए यहाँ से, दरवाज़ा मत खटखटाइए। ऐसा बोल के दरवाज़ा बंद कर देता है। लौटता है अपने बिस्तर की तरफ, जाता है तो देखता है कि पत्नी एकदम ओढ़ आड़ के सो गई। बोला ठीक है यार, पत्नी को क्यों डिस्टर्ब करना, मैं भी सो जाता हूँ। ये भी सो गया। जब अगले दिन इसकी आंखें खुली तो इसकी पत्नी इसे कमरे में नहीं थी। बाथरूम में जाके चेक करता है, आवाज़ लगाता है, बाहर निकल के देखता है रेखा आसपास नहीं थी। ये भागते भागते रिसेप्शन में जाता है, बोलता है आपको मेरी पत्नी दिखी क्या? रेखा वो गायब है, रूम में नहीं है, कहाँ चली गई, कुछ बता के गई है क्या? रिसेप्शनिस्ट बोलता है आपकी पत्नी रेखा? आप तो अकेले आए थे ना सर, आपके साथ कौन था? कोई पत्नी नहीं थी। ये बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो भाई, पत्नी थी। रिसेप्शनिस्ट बोलता है सर कोई पत्नी नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा में दिखा देता हूँ आप। वो सीसीटीवी कैमरा में दिखाता है, ये देखता है तो इसकी फट जाती है। ये अकेला एंटर किया रिसेप्शन में और अकेला सामान लेके अपने रिजॉर्ट की तरफ गया है। कोई पत्नी नहीं थी। उसका दिमाग सुनने पड़ जाता है। बोलता है इसकी ऐसी की तैसी, ये क्या मामला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अपना सामान अमान उठाता है और पहुंच जाता है पुणे। घबराया घबराया आए ये, एकदम रोते रोते, रोने जैसा एकदम अपनी बिल्डिंग में एंटर। अंकल जी ने देख लिए सामने वाले, बोलते बेटा क्या हो गया, रोते रोते कहाँ जा रहे हो, सब ठीक तो है ना? रोते रोते अंकल जी को पूरी बात बता दी। अंकल ऐसा ऐसा हो गया यार, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था और सीसीटीवी में देखा साला पत्नी नहीं थी। अंकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। अंकल बोलते वहां पे बेटा पुलिस के पास क्यों नहीं गया? तो तू पागल हो गया क्या? तू छोड़ छाड़ के आ गया? अगर तेरी पत्नी वहीं होगी, इधर उधर कहीं गई होगी, तो तू छोड़ छाड़ के आ गया? मोबाइल वोबाइल नहीं अंकल, मोबाइल तो नहीं है उसके पास, कभी था भी नहीं। अच्छा चल चल पुलिस स्टेशन चल, पुलिस वालों से बात करते हैं। ये जाते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, एक हवलदार साहब मिलते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं। हवलदार साहब बोलते हैं कि ठीक है करते, हम कुछ करते हैं। एक बात बताओ, शादी हुई थी अभी अभी, तो फोटो वोटो तो होगी ना शादी की? बोलता है नहीं सर, फोटो शादी की ऐसी कोई स्पेशल शादी नहीं हुई थी, अकेला हूँ, वो भी अकेली है, तो कुछ फोटो तो नहीं। अबे तो इतने दिन से शादी हो गई, आजकल तो सब सेल्फी वेल्फी खींचते हैं ना, तो कोई सेल्फी खींचा क्या? ये बोलता है हाँ, हम लोग जब मनाली पहुँचे ही थे तो मैंने सेल्फी निकाला था, मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही मोबाइल अनलॉक करके सेल्फी हवलदार साहब को दिखाता है, हवलदार साहब बोलते क्या बात कर रहा है बे, तू अकेला है इसमें, पत्नी नहीं है तेरी? बोलते सर पत्नी है तो। अंकल जी बोलते दिखाइए जरा मोबाइल। बेटा तू अकेला है इसमें, तेरी कोई पत्नी नहीं दिखाई दे रही है। अंकल जी कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पीछे तो बैठी हुई है मेरी पत्नी। बेटा ध्यान से देख, तू अकेला है, कोई और है ही नहीं फोटो में। इसकी हार्ट बीट इतनी तेज, धक 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 धक, बेहोश हो गया। बताओ, जब ये होश में आया तो अंकल जी इसको हॉस्पिटल लेकर आ चुके थे और उठते से ही चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, इसको थोड़ा नॉर्मल किए हैं और फिर जाकर बताया कि इसके दिमाग में कोई तो भी केमिकल लोचा हो गया, जिसकी वजह से इसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है। यानी कि इस बीमारी में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देने लगते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है जो किसी और को सुनाई नहीं दे सकती है। डॉक्टर के मुताबिक इसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, लेकिन वहीं पर जो अंकल जी थे वो ये मानते थे कि वो स्किज़ोफ्रेनिया कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई पिशाचनी पड़ गई थी। किसी रीज़न से ही पड़ी होगी, कुछ कर्म चक्र बाकी रहा होगा, वो इसके साथ काटी और चली गई। लेकिन इसके दिमाग में फिर से इतना गहरा असर पड़ा कि अब पता नहीं ये नॉर्मल हो भी पाएगा या नहीं। इस पूरी घटना की कहानी ना, मुझे ये जो अंकल जी है ना, अंकल जी के एक दूर के रिलेटिव के लड़के आदित्य ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोग को सुनाओ, एक बहुत बड़ी सीख और एक मनोरंजन मिलेगा। सीखिए कि जिंदगी में अकेले मत रहो, लोगों से मिलो जुलो, बातचीत करो, घर से बाहर निकलो।
भले ही थोड़ा सा, लेकिन ज़रूर करो। अकेले रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी हम कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।